मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड, मोटिवेटर एंड गाइड टू IAS एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीए कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। श्रेयान् द्रव्ययं याद यज्ञाजन यज्ञ परंतम सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिश्रमायपते। हे परमताप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है पार्थ। अंतोतगत्वा सारे कर्म योगों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। इस श्लोक को मैंने श्रीमद् भगवद गीता से लिया है। श्रीमद् भगवद गीता एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, जिसे मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को, हर वर्ग को पढ़ना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम द डेल कार्नेगी पुस्तक लोक व्यवहार, जिसे आप नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही उपयोगी है आपके IAS के पेपर में, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड में, ह्यूमन रिलेशंस में, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी गलती पर कोई आपको डांटने वाला है तो यह बेहतर नहीं होगा कि हम ऐसा होने से पहले ही खुद अपनी गलती मान लें। अपनी बुराई करने लगे बजाय इसके बिना सामने वाली हमारी बुराई करे और हमें गलतियां बताए। अपने बारे में उन सारी गलतियों का जिक्र करें जो आपके हिसाब के सामने वाला कहने वाला है या सोच रहा है, और बिना उसे मौका दिए खुद ही यह काम कर लें। 100 में से 99 बार सामने वाला व्यक्ति उदार और क्षमापूर्ण दृष्टिकोण अपनाएगा और आपकी गलतियों को कम करके बताएगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ टुडेज आर सोर्स दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स। UAE के बाद बहरीन भी करेगा इजराइल के साथ रिश्ते समान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से UAE के बाद अब बहरीन भी इजराइल के साथ अपने रिश्ते समान करने को तैयार हो गया है। दोनों देशों में शांति समझौते को लेकर सहमति बन गई है। यह अरब देश भी इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करेगा। गत माह ट्रंप की मध्यस्थता से संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल ने अपने संबंध सामान्य करने के लिए करार किया गया था। ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा के साथ शुक्रवार को फोन पर हुई ऐतिहासिक बातचीत के बाद यह ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में बताया, नेतन्याहू और खलीफा में इस बात को लेकर सहमति बनी है कि इजराइल के साथ बहरीन अपनी राजनयिक संबंध पूरी तरह सामान्य करेगा। उन्होंने कहा कि वे एक दूसरे के यहाँ दूतावास स्थापित करेंगे और राजदूतों को नियुक्त करेंगे। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी शुरू होंगी। इसके अलावा वे स्वास्थ्य, कारोबार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सुरक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग की भी पहल करेंगे। यह ऐतिहासिक दिन है। ट्रंप यह भी कहा, मुझे उम्मीद है कि दूसरे खाड़ी देश भी इस राह पर चलेंगे। नाम की वजह से चर्चा में रहता है अमृतसर का छोटा सा इलाका। कहा तो यही जाता है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन कई बार कोई नाम ऐसी छाप छोड़ देता है कि लोग चौंक कर जाते हैं। कुछ स्थिति ऐसी ही है इस्लामाबाद की। यह पाकिस्तान की राजधानी नहीं बल्कि अमृतसर का एक छोटा सा इलाका है। भारत के विभाजन से पहले भी इसका नाम इस्लामाबाद ही था। तब शहर से बाहर हुआ करता था, आज अमृतसर का एक हिस्सा है। भारतीय रेलवे से रिटायर्ड अमृतसर के मूल निवासी 85 वर्षीय केवल किशन बबूटा बताते हैं कि पाकिस्तान के बनने से पहले मुस्लिम आबादी अधिक थी। बबूटा बताते हैं कि रेलवे ट्रैक के इस तरफ GT रोड और पुतली घर का इलाका है, जबकि इस तरफ का इलाका इस्लामाबाद है। जब देश का बंटवारा हुआ तो वहाँ दंगा भी हुआ। उस दौरान यहाँ रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में विस्थापित होकर जो सिख और हिंदू आए उन्हें यहाँ बसाया, लेकिन विभाजन के बाद भी इस इलाके का नाम इस्लामाबाद ही रहा। बदलने की कुछ कोशिशें हुई पर आज भी वही है। दिल है हिंदुस्तानी। इस्लामाबाद के निवासी 50 वर्षीय हरगोविंद सिंह कहते हैं, जनाब, नाम से क्या होता है, दिल तो हिंदुस्तानी है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नाम इस्लामाबाद या रावलपिंडी। हम भारतीय हैं। देश का बंटवारा तो हमने देखा नहीं, लेकिन नाम से लगता है यहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा रही होगी। अमृतसर के इतिहास पर किताब लिख चुके सुरेंद्र कोछड़ कहते हैं कि आज़ादी से पहले 1926 में ही अमृतसर में अस्थायी तौर पर पाकिस्तान की नींव रखी थी। इसके पहले शहर के अंदरूनी हिस्सों में हिंदू, सिख और मुस्लिम सब मिलकर रहते थे। इनकी कोई अलग बस्ती या मोहल्ला नहीं होता था, लेकिन 1926 के बाद धीरे धीरे मुस्लिम आबादी शहर के अंदरूनी हिस्से से निकलकर बाहर बसने लगी।
इस तरह धीरे धीरे अमृतसर शहर के बाहर मुस्लिमगंज, डैमगंज, हुसैनपुरा, कोटकजैया, यासीनगंज, शरीफपुरा आदि गांव और इसके अस्तित्व में है। इनमें इस्लामाबाद सबसे पुराना और बड़ा इलाका था। बंटवारे से पहले अकेले इस्लामाबाद में 80 से 90 मस्जिदें हुआ करती थी। इनमें 30 से 35 मस्जिदों का अस्तित्व आज भी है। लंबे संघर्ष के बाद दोहा में अफगान वार्ता शुरू। दशकों से चले आ रहे खूनी संघर्ष को समाप्त करने के लिए उद्देश्य से अफगानिस्तान के विरोधी खेमों के बीच पहली बार बातचीत शुरू हो गई। यह बातचीत कतर की राजधानी दोहा में हो रही है। वार्ता में अफगानिस्तान सरकार की ओर से जहां नामित प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं, वहीं आतंकी संगठन तालिबान द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। यह वार्ता अमेरिका पर 9/11 हमले की 19वीं बरसी के एक दिन बाद शुरू हुई। यह बातचीत नवंबर में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप प्रशासन द्वारा संचालित अनेक कूटनीतिक गतिविधियों में से एक है। दीर्घकालिक शांति के मकसद से यह वार्ता महत्वपूर्ण है। अगर यह वार्ता सफल होती है तो अमेरिका और नाटो सैनिकों की करीब 19 साल के बाद अफगानिस्तान से वापसी का रास्ता साफ होगा। अमेरिकी नेतृत्व वाले इस गठबंधन बल ने वर्ष 2001 में तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से बेदखल किया था। 11 सितंबर के भयावह हमलों के साजिशकर्ता ओसामा बिन लादेन को शरण देने हुए चलते यह कार्रवाई की गई थी। पोम्पियो ने दोनों पक्षों से अस्थायी समझौते पर पहुंचने का आग्रह किया। वार्ता के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दोनों पक्षों से एक अस्थायी समझौते पर पहुंचने का आग्रह किया। माइक पोम्पियो ने दोनों पक्षों से एक अस्थायी समझौते पर पहुंचने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, आपको किस तरह की राजनीतिक प्रणाली चाहिए, इसका फैसला करना आपका है। मेरा मानना है कि अफगानिस्तान के लोगों के हितों में को सबसे ऊपर रखना बेहतर होगा। पोम्पियो ने चेतावनी दी कि भविष्य में अमेरिका से मिलने वाली वित्तीय सहायता का आकार और दायरा इस बात पर निर्भर होगा कि दोनों पक्ष शांति स्थापना को लेकर क्या कदम उठाते हैं। अधिकारियों, राजनीतिकों और विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों पक्षों को वार्ता की मेज पर लाना बड़ी उपलब्धि है। इसका यह मतलब नहीं है कि अफगानिस्तान में शांति स्थापना का मार्ग आसान होगा। भारत विरोधी गतिविधियों के लिए न हो अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल। जयशंकर ने विदेश मंत्री अफगान की शांति वार्ता में वर्चुअल तरीके से हिस्सा लेते हुए कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शांति प्रक्रिया अफगानिस्तान के नेतृत्व वाली, अफगानिस्तान के स्वामित्व वाली और अफगानिस्तान की नियंत्रित होनी चाहिए। शांति प्रक्रिया में राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, मानव अधिकारों और लोकतंत्र को बढ़ावा देना, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, कमजोरों को बढ़ाना और प्रभावी रूप से देश को हिंसा मुक्त करना शामिल है। अपने संबोधन के बारे में ट्वीट करते हुए जयशंकर ने लिखा है कि अफगानिस्तान के साथ हमारी दोस्ती न केवल ऐतिहासिक बल्कि यह मजबूत और अडिग है। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के नेतृत्व में भारत के एक प्रतिनिधिमंडल ने दोहा में चल रही वार्ता के दौरान उस सत्र में बताया। संविधान की प्रस्तावना। इस तथ्य को मैंने एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक भारत की राज व्यवस्था से लिया है। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। तदुपरांत कई अन्य राज्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसने इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए। अपने वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जाता है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित कराने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं।